देखिए फिलहाल में मीडिया का जिस तरीके से लोग बोलते हैं स्तर गिरता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये धरातल स्तर पे सही भी है। लेकिन आज जब मैं कुलपति बना तो वो चीजें जो सब मेरे मन में उस वक्त था उसको मैंने संभाल के रखा था कि आज मुझे मौका मिला तो मैं उन सब चीजों को लागू करूँ। ये नहीं कि मैं आज मुझे मौका मिला कि तब तक मैं भी समझौतावादी हो गया। उन आदर्शों को जिंदा रखिए आप। कि क्या वर्तमान समय में मीडिया लोकतंत्र की रक्षा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? सब ठीक है। ऐसा हो तो फिर मीडिया की भूमिका क्या है? अगर हम कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं तो मीडिया की भूमिका क्या है? इस देश में आपातकाल के दौरान भी मीडिया ने काम किया। समाचार में विचार का मिश्रण नहीं होना चाहिए, पहली बात। निष्पक्षता का वो है मतलब। कमजोर विद्यार्थी हो तो उसको तमाम तरह की योजनाओं के माध्यम से उसको लाभ मिलता है, लेकिन जैसे ही वो अन्य राज्य से कोई आता है तो जनरल में चला जाता है, उसको सर सुविधा नहीं मिल पाता है। तो माखनलाल सर ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या किया है जो मध्यम वर्गीय विद्यार्थियों के लिए एक थोड़ा सा सहयोग मिल सके? सर इसके लिए सर आपने कुछ योजना बनाई है? उन आदर्शों को मैंने जिंदा रखा कि जब मुझे मौका मिलेगा, भाई आज नहीं तो कल, अभी तो आज फ्रेशर है, 10 साल बाद तो आप सीनियर बनेंगे, उस वक्त आपका पत्रकारिता क्या होगी। सबसे पहले पूरे भारत में ग्रामीण पत्रकारिता की शुरुआत की। ये नवाचार आपकी एक कुशल नेतृत्व दिखाता है जो आप माखनलाल को किस ऊंचाइयों पर लेकर के जाना चाहते हैं। पत्रकार कोई आसमान से या स्वर्ग से, जन्नत से आया हुआ कोई शख्सियत नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है, वो भी इसी समाज से निकला है। तो वहाँ पे सर निष्पक्षता किस तरीके से उसका आत्महत्या हो जाता है, किस तरीके से उसकी निष्पक्षता धरी की धरी रह जाती है? कि जैसे आपने कहा कि ये कार्यभार जब मैंने संभाला तो कोरोना पीक पे था, 6 महीने के करीब तो बंद रहा सारा कुछ, और मेरा कुल आए हुए 1.5 साल ही हुआ है। लेकिन इसके बावजूद ये पहली बार हुआ रीवा में कि सभी प्रबंधकों को बुला करके एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। तो सर इस प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य क्या हुआ? क्या माखनलाल को आप किस ऊंचाई पे, और प्रोफेसर कुमार गोविंद सुरेश जितने पत्रकार बंधु नहीं जानते थे तो आज से जान जाएं, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति। नमस्कार, आपके साथ मैं चंदन। एशिया का सबसे बड़ा और एशिया का पहला पत्रकारिता का विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय पूरे देश दुनिया में अपने नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, और इसका पूरा श्रेय जाता है माखनलाल चतुर्वेदी के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर के.जी. सुरेश का, जिनके कुशल नेतृत्व में आज माखनलाल चतुर्वेदी पूरे देश दुनिया में नवाचार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी पूरे देश दुनिया में बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में अपने सेवा दे रहे हैं। कोरोना काल के समय में आपको यह पदभार मिला, और जैसे ही आपको इस बड़ी जिम्मेदारी माखनलाल की मिली, तब से आप बिना डरे, बिना थके अपने नवाचार के नए नए आयाम गढ़ें, जिसमें कोरोना काल में जहाँ तक संभव था आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से विद्यार्थियों को जहाँ तक संभव था आपने ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा आपने देने का प्रयास किया। ऐसे में आप 3 दिवसीय प्रवास पे आप आए हैं रीवा में, तो अच्छा मौका हुआ आपसे मिलने का और बहुत सारी बातें होंगी। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने माखनलाल चतुर्वेदी को रीवा परिसर के रूप में एक भव्य, एक सुंदर भवन दिया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने भवन तो तैयार कर दिया, लेकिन उसकी रूपरेखा भी आपने तैयार कर दिया है, और काफ़ी लंबे अरसे से यह परिसर बन रहा है। बनने के बाद अभी तक इसका सर उद्घाटन नहीं हो पाया। इस उद्घाटन के बारे में सर आप सबसे पहले बताएं। देखिए, जैसे आपने कहा कि ये कार्यभार जब मैंने संभाला तो कोरोना पीक पे था, 6 महीने के करीब तो बंद रहा सारा कुछ, और मेरा कुल आए हुए 1.5 साल ही हुआ है। लेकिन इसके बावजूद कोरोना काल में ही मैंने परिसर का जो है 2 बार मैंने जो है दौरा किया, और उसके बाद मैंने यहाँ इस बात को, जो लगभग ये काम यहाँ पूरी तरह बंद पड़ा हुआ था, और यहाँ तक कि चर्चाएं थी कि ये परिसर को अब बेच दिया जाएगा। यहाँ का बजट पूरी तरीके से कम कर दिया गया था, काट दिया गया था। मैंने उस सबको दुरुस्त किया और पहले कक्षाओं को तैयार करवाया। आवासीय मंडल, जो मध्य प्रदेश आवासीय मंडल द्वारा, और उसके बाद ताकि ये तेज गति से काम हो, मैंने जो किराए के मकान से जहाँ हम चला रहे थे 1-2 कमरे से, मैंने वहाँ से शिफ्ट करा दिया। मेरी ये एक जिद थी
कि हम जब भी इसका उद्घाटन करेंगे तो कोई तंबू लगा के नहीं करेंगे, पंडाल लगा के नहीं करेंगे, बल्कि अपने सभागार में कराएंगे। मैं जानता हूं उस वजह से थोड़ा सा विलंब हुआ होगा। मैं दूसरे फेज के लिए पूरी तरह, उसमें भी समय लगेगा, लेकिन मैं दूसरे फेज में इस वक्त नहीं जा रहा हूं, जिसमें हॉस्टल और कुछ आवासीय भी बन रहे हैं। लेकिन पहले फेज का जैसे ही सभागार का कार्य खत्म हो जाएगा, मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने में वो समाप्त हो जाएगा, इसका औपचारिक उद्घाटन हो जाएगा और उसके बाद दूसरे फेज पर काम होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि 1.5 साल में लगभग 6 महीने कोरोना मेरा बीता, लेकिन उस बाकी 1 साल में हमने आज हमारा बैच, हमारे बच्चे आज इसी परिसर से पढ़ रहे हैं और कल भी हमने एक बहुत भव्य सम्मेलन भी आयोजित किया और आज भी एक भव्य सम्मेलन हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कर रहे हैं। सर, आप 3 दिन के दौरे पे आए हैं और व्यस्ततम समय में आप 3 दिनों में आपका पूरा शेड्यूल बना हुआ है, किस समय क्या करना है। तो इसमें सर एक नया चीज़ आपके आने पे ये हुआ कि रीवा संभाग में मुख्य रूप से सतना, सीधी, सिंगरौली, इस संभाग में आपसे माखनलाल यानी चतुर्वेदी से संबद्ध बहुत सारे शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, जहां पे बच्चे अध्ययन करते हैं और कंप्यूटर के तमाम तरह के कोर्स संचालित होते हैं। उसमें सर आपने ये पहली बार हुआ रीवा में कि सभी प्रबंधकों को बुला करके एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। तो सर इस प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य क्या हुआ? क्या माखनलाल को आप किस ऊंचाई पे और क्या नया सोच करके, क्या इसका उद्देश्य क्या था आपके कार्यशाला का? देखिए, संबद्ध अध्ययन संस्थाएं एक तरह से हमारे रीढ़ की हड्डी है। 1600 के करीब संबद्ध अध्ययन संस्थाएं हैं, जिनके माध्यम से हमारे 1,03,000 बच्चे पूरे सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं अपितु देश के 9 प्रदेशों में जो है वो हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय और ये संबद्ध संस्थाएं एक दूसरे के पूरक है। इनको मजबूत करना विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक है। विश्वविद्यालय सरकारी होते हुए भी आर्थिक वित्तीय दृष्टि से हम लोग बहुत ही स्वायत्त हैं। इसका कारण ये है संबद्ध अध्ययन संस्थाएं, इनको मजबूत करना जरूरी है। इसलिए अब मैंने संभागीय प्रशिक्षण वर्ग आरंभ किया है। हमने इंदौर में एक प्रशिक्षण वर्ग किया, जबलपुर में किया, हमने भोपाल में किया और अब हमने रीवा संभाग में किया और बहुत सफलता हमको मिली है। और इससे लाभ होता है कि एक तरफ हमारे नियमों के बारे में, हमारे नए जो नवाचार है इसके बारे में हम इन निदेशकों को अवगत कराते हैं, तो दूसरी तरफ उनके तकलीफ़ों के बारे में, उनके समस्याओं, उनकी इच्छाएं, उनकी आकांक्षाएं, इसके बारे में हम समझते हैं। तो ये एक तरह से एक आदान प्रदान है विचारों का। और कई नए चीज़ इसके चलते हमने शुरू किया है, जैसे कि हमने उनको नए पाठ्यक्रम दिया है, हमने उनको जो है कक्षाओं की संख्या बढ़ गई है। अब जो कंप्यूटर चला रहे हैं उनको मीडिया कोर्स चलाने की अनुमति भी दे दी है हमने एक सिंगल विंडो, एक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया है जो उनकी जो शिकायत निराकरण के लिए हमने एक व्यक्ति को रखा है और अकादमिक उन्नयन के लिए हम उनको फेसबुक के माध्यम से अपने कार्यक्रमों में जोड़ते हैं, जूम के माध्यम से एफडीपी संकाय संवर्धन कार्यक्रमों में उनके संकाय को जोड़ते हैं। तो ये एक प्रयास है जिससे हमें लगता है कि इससे दोनों, उनकी संस्था और हमारे संस्था दोनों को मजबूती मिलेगी। सर, अब आपने पाठ्यक्रम जो आपसे संबद्ध जो भी संस्थाएं हैं उनमें भी अगर आप मीडिया जैसे पाठ्यक्रमों को आप संचालित करना, सर ये क्या सही रहेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मीडिया शिक्षा को गांव-गांव में ले जाना, मध्य प्रदेश में अगर, जबकि हमारा नाम पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में गांव-गांव तक अगर कोई संस्थान ने कंप्यूटर शिक्षा को ले गए तो वो माखनलाल विश्वविद्यालय है। इस देश में पहली बार बीसीए लेकर आए हैं तो हमारा विश्वविद्यालय है। तो हमारी पहचान भले पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नाते हो, लेकिन हम एक बहुविषयी विश्वविद्यालय है। कंप्यूटर में भी हमारा उतना ही महारत है, तो इसलिए हमारा विश्वविद्यालय का नाम जो है वो पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय है। जनसंचार नहीं, संचार, और संचार कम्युनिकेशन है और उसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसलिए बिल्कुल उचित होगा कि जितना शिक्षा हम व्यापक स्तर पर लोगों के घर घर तक पहुंचा सकते हैं तो उतना बढ़िया है। सर,
हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी देखिए फ़िलहाल में मीडिया का जिस तरीके से अब लोग बोलते हैं स्तर गिरता जा रहा है, कहीं न कहीं ये धरातल स्तर पे सही भी है। तो ज़्यादा मात्रा में यानी आप हर संबद्ध संस्थाओं में अगर पाठ्यक्रमों को चालू कर देंगे मीडिया से पत्रकारिता से रिलेटेड, तो क्या हर संस्थाओं में आप पहले तो ये बताइए कि सर एक संस्था में किस तरह की क्या सीटें वगैरह अगर आप ज़्यादा कर देते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से प्रत्येक वर्ष इतने ज़्यादा पत्रकारों की उत्पत्ति हो जाएगी, नए नए पत्रकार बनेंगे, तो क्या नैतिकता में पत्रकारिता के जो गिरता स्तर है क्या उसमें क्या इजाफा होगा, क्या बढ़ोतरी होगी या और उसका स्तर गिरेगा? हम कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा मात्रा में पत्रकारों को प्रत्येक वर्ष माखनलाल से अगर निकलेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि ज़्यादा पत्रकारों का समाज में आ जाना आपको क्या है समाज के लिए? क्या आपने ये सवाल कभी इंजीनियरिंग के सिलसिले में कभी पूछा है, डेंटिस्ट्री के सिलसिले में पूछा है? नहीं। समाज में हर वर्ष एक नया पीढ़ी निकलता है 12वीं पास करके। क्या उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं करनी है सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए उनको मौका ना दिया जाए? वो जो 12वीं से निकलते हैं बच्चे सपना देखते हैं कि हम भी मीडिया में कोई हमारी भूमिका हो, क्या उनको शिक्षा नहीं प्रदान करना चाहिए? बिल्कुल, चुनौतियां तो रहेंगी संख्या बढ़ने में। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जो सबसे सक्षम है, सबसे काबिल है, उसको मौका मिलेगा। ये तो नियम है और उसी नियम के हिसाब से जो है जो बेहतर है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि संख्या पर रोक होनी चाहिए। हाँ, 138 करोड़ की हमारी आबादी है, सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। और अगर वो शिक्षा जगत में मतलब मीडिया जगत में आना चाहते हैं तो क्यों नहीं। सर आपने समानता की बात की, तो मीडिया का काम होता है लोकतंत्र की रक्षा करना, और लोकतंत्र की बुनियादी जो ज़रूरत है कि समानता को बनाए रखना। तो क्या आप एक बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वर्तमान समय में मीडिया लोकतंत्र की रक्षा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? क्योंकि सर चूंकि आप एक कुलपति होने के नाते आपकी जो भी वक्तव्य होंगे, आपके जो भी एक कथन होगा, उसको लोग बड़ी गंभीरता से लेंगे। तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, डिजिटल मीडिया के आने के बाद मीडिया का और लोकतांत्रिकरण हो गया है। पहले मीडिया सीमित कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित था, और या तो जिनके पास एक टेलीविज़न खरीदने का जो है, आज मीडिया, डिजिटल मीडिया के चलते आज सभी लोग जो है उनको कंटेंट उनको खूब मिल रहा है, और जो व्यक्ति है, आम नागरिक है, वो अपनी बातों को लाखों लोगों तक खुद पहुंचा रहा है सोशल मीडिया के जरिए। तो जो बातें शायद तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया नहीं कह पाती थी, वो सोशल मीडिया कह पा रही है। एक तरह से लोकतांत्रिकरण हुआ है मीडिया का। आम नागरिक यानी कि बेजुबानों की ज़ुबान बन गई है डिजिटल मीडिया के आने से। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और आज गली गली कूचे कूचे में आज जो है यूट्यूब चैनल और मीडिया के चैनल चल रहे हैं, तो लोगों को भी देखने को बहुत कुछ वैरायटी, वरना एक जैसे चैनल ही लोग देख पाते थे, आज उनको नया कंटेंट मिल रहा है हर क्षेत्र में। तो ये तो स्वागत योग्य है, और मैं समझता हूँ कि ये, देखिए, कठिनाई समय तो मीडिया में आएगा ही। मीडिया का कभी ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि सब कुछ सब ठीक है। ऐसा हो तो फिर मीडिया की भूमिका क्या है? अगर हम कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं तो मीडिया की भूमिका क्या है? इस देश में आपातकाल के दौरान भी मीडिया ने काम किया, उससे जिसे कहते हैं अंधकार कभी रहा नहीं, न पूर्व में न उसके पश्चात, जब मीडिया कर्मियों को जेल में ठूसे जाते थे। पुलिस इंस्पेक्टर तय करते थे कि कौन से खबर को जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, तो उससे खतरनाक समय तो कभी हुआ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये चुनौतियाँ तो रहेंगी, और चुनौती रहनी भी चाहिए, तभी मीडिया जो है पनपेगा, फलेगा, फूलेगा। चुनौती के बगैर तो मीडिया जो है वो मीडिया का मज़ा ही नहीं है। सर एक पत्रकार के अंदर नैतिकता का होना बड़ा ज़रूरी है। वर्तमान समय में नैतिकता किस तरीके से घटती जा रही है, पत्रकारों के अंदर नैतिकता का स्तर किस तरीके से गिरता जा रहा है, सर उस पर सर आप बताएं कुछ। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये समस्या तो हमेशा रही है। पत्रकार कोई आसमान से या स्वर्ग से, जन्नत से आया हुआ कोई शख्सियत नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है। वो भी इसी समाज से निकला है। इस समाज में जो जो कमियां होंगी वो उसमें भी आपको प्रतिबिंबित होगी। तो लेकिन देखिए, पहले भी होता था, लिफाफा पत्रकारिता होता था, पहले भी पीत पत्रकारिता होती थी, कोई नई बात तो है नहीं पत्रकारिता में। हाँ, हमको विशेष जिम्मेदारी है, दायित्व बनता है कि हम जो है इन सब चीज़ों से बचें।
देखिए समाज में बहुत चुनौती है, पत्रकारों की तनख्वाह देखिए कितना कम रहता है। कुछ बड़े चंद मुट्ठी भर पत्रकारों को छोड़ दीजिए तो उनको किस तरह का सामाजिक सुरक्षा मिलती है, उनके परिवार का क्या, ये भी तो सोचना पड़ता है ना। तो वो सब भी सोचने की आवश्यकता है। और पत्रकार आज कितना स्वायत्त है। आज सारे फैसले तो कारपोरेट घराने तय करते हैं, तो पत्रकार के पास तो बहुत ज़्यादा, सारे पत्रकार तो ठेकेदारी प्रथा में आ गए हैं। अब तो वेज बोर्ड भी ख़त्म हो गया है। तो पत्रकार अपने आप में वो वही करता है जो मालिक कहता है करने के लिए। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि पत्रकार का नैतिक पतन जो है, कोई नैतिक पतन अगर हुआ है तो वो कारपोरेट घरानों का है, मीडिया घरानों का है जो समझौता कर रहे हैं। सब समझौता कर रहे हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग समझौता कर रहे हैं गलती ज़्यादा उनकी है। कुछ पत्रकार होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि कुछ पत्रकार, तो अब इतनी बड़ी आबादी है तो पत्रकार कुछ तो होंगे। ज़्यादातर पत्रकारों ने कोरोना के दौरान ही देखिए ना, कितने जोखिम भरी ज़िंदगी, अपने आप को, अपने जीवन को खतरे में डालकर उन्होंने कवरेज किया। कई लोगों की तो मृत्यु भी हो गई। मैं समझता हूँ कि पत्रकार अपने आप में बहुत ज़्यादा कसूरवार नहीं है। जो माहौल है, जो सिस्टम है, उसी की वजह से उस पर ये ज़्यादा बड़ा आसान होता है पत्रकार पर आरोप मढ़ना। आपने ये बोला कि बहुत सारे पत्रकार हैं जो अपनी नैतिकता को बचाए हुए हैं, निष्पक्षता करते हैं। तो सर मैं पत्रकारिता में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि निष्पक्षता पत्रकारिता में सबसे सर्वोपरि बताया जाता है, दिखाया जाता है कि पत्रकारों को निष्पक्षता करनी चाहिए, निष्पक्षता पत्रकारिता करनी चाहिए, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। अगर एक ईमानदार पत्रकार है, निष्पक्षता दिखाता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कंपटीशन बढ़ गया है। अगर रीवा परिसर में अगर कोई विद्यार्थी है, निष्पक्ष पत्रकारिता के उसके अंदर सारे गुण विद्यमान हैं, निष्पक्षता करना चाहता है, क्योंकि कहीं न कहीं जब समाज में पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है तो एक अवसर भी है उसमें से एक उभर कर आने का। तो निष्पक्ष पत्रकारिता का एक सपना लेकर के अगर वो करना चाहता है आगे, लेकिन जैसे ही आपका मान लीजिए कैंपस सिलेक्शन यहाँ पे हुआ, किसी बड़े मीडिया हाउस में चला गया, तो बड़ा मीडिया हाउस का जो डायरेक्टर होगा, प्रबंधक होगा, तो उसकी कहीं ना कहीं कोई एक विचारधारा होगी, तो निष्पक्षता वहाँ पे कहीं ना कहीं दब जाती है। यानी अगर वो मीडिया हाउस चाहता है कि अगर किसी इस सत्ताधारी, इस पक्ष की अगर हमको चापलूसी करनी है, तो कहीं ना कहीं उसको तो वहाँ पे जॉब करना है, तो वहाँ पे सर निष्पक्षता किस तरीके से उसका आत्महत्या हो जाता है, किस तरीके से उसकी निष्पक्षता धरी की धरी रह जाती है, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सवाल है। देखिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, एक तो पत्रकारिता में निष्पक्षता का ये मतलब नहीं है कि आपका अपना कोई विचारधारा नहीं होना चाहिए। मेरा भी विचारधारा है, सबका एक विचार होता है, लेकिन वो समाचार में जो है वो प्रतिबिंबित नहीं होना चाहिए। समाचार में आप अपने विचार रख सकते हैं, आप टेलीविज़न डिबेट में अपना विचार रख सकते हैं, आप स्तंभ लिख रहे हैं तो उसमें अपना विचार रख सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाचार में विचार का मिश्रण नहीं होना चाहिए। पहली बात निष्पक्षता का वो है मतलब, वहाँ वो आप अपना मत नहीं देंगे, समाचार तथ्यों के आधार पर देंगे। तो अगर आपका कोई विचार है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो है, आपने कहा कि ये देखिए अपने आदर्शों को जिंदा रखना है। मैं भी एक छोटा कर्मचारी था कुछ दशक पहले, पैदाइशी मैं ना संपादक था, ना महानिदेशक था, ना मैं कुलपति, है ना। उन आदर्शों को मैंने जिंदा रखा कि जब मुझे मौका मिलेगा, भाई आज नहीं तो कल, अभी तो आज फ्रेशर है, 10 साल बाद तो आप सीनियर बनेंगे, उस वक्त आपका पत्रकारिता क्या होगी तब तो आप तय करेंगे ना। तो मेरा ये मानना है कि आज मैं एक कर्मचारी के नाते या एक अतिथि शिक्षक के नाते मैं माखनलाल में जाता था, तब मुझे लगता था कि ये ऐसी होनी चाहिए, वे वैसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन मैं कुछ करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि मैं एक अतिथि शिक्षक था। लेकिन आज जब मैं कुलपति बना तो वो चीज़ें जो सब मेरे मन में उस वक्त था उसको मैंने संभाल के रखा था कि आज मुझे मौका मिला तो मैं उन सब चीज़ों को लागू करूं। ये नहीं कि मैं आज मुझे मौका मिला कि तब तक मैं भी समझौतावादी हो गया हूं। उन आदर्शों को जिंदा रखिए आप। अपने आदर्शों को सर जिंदा रखते हुए आज इतने बड़े मुकाम पर आप हैं। सर आप रीवा आए हुए हैं तो कुछ रीवा की बातें हो जाएं, रीवा परिसर की बातें हो जाएं। भव्य भवन आपने तैयार करके दे दिया है। पिछले वर्ष आपने रीवा परिसर में सबसे पहले पूरे भारत में ग्रामीण पत्रकारिता की शुरुआत की,
ये नवाचार आपका आपकी एक कुशल नेतृत्व दिखाता है, जो आप माखनलाल को किस ऊंचाइयों पर लेकर के जाना चाहते हैं। तो आपने सर परिसर दे दिया, नया पाठ्यक्रम भी ला दिया। इस वर्ष भी आपने बैचलर में आपने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बीएससी का आपने एक नया पाठ्यक्रम भी स्टार्ट किया है। तो सर क्या नए पाठ्यक्रम को आपने तो पिछले वर्ष भी लाया, इस वर्ष भी लाया, लेकिन यहाँ पे सर टीचर्स कहीं न कहीं अभी भी फ़िलहाल गेस्ट फैकल्टी पे हैं, अभी कई लोग अतिथि शिक्षक हैं। अभी तक रीवा परिसर में विभाग नहीं बटे हैं, विभागाध्यक्ष का चुनाव नहीं चयन हुआ है। इस पर सर आपकी जो कुशल नेतृत्व है उसमें सर कोई दो राय नहीं है, लेकिन सर इसमें जो विलंब हुआ है सर उस पर क्या कहना चाहते हैं, और आगे की सर क्या रणनीति है इस पर बताएं। देखिए, कहीं कोई विलंब नहीं है। अतिथि शिक्षक तो भोपाल में भी है, और ये यूजीसी ने खुद माना है। ये संभव नहीं है किसी भी विश्वविद्यालय या परिसर के लिए कि हर चीज़ के लिए नियमित फैकल्टी हो, और होना भी नहीं चाहिए। खासकर मीडिया जैसे विषय पर उद्योग के लोगों को आके पढ़ाने की आवश्यकता है। हमने अगर थ्योरी पढ़ाने वाले अगर हमने नियुक्त कर दिए और वो सिर्फ आपको क्लासरूम में थ्योरी पढ़ाएंगे और आपको प्रायोगिक जो पक्ष है वो नहीं पढ़ाएंगे, तो आप ही मुझे गाली देंगे कि हमें तो कुछ प्रायोगिक तो मिला नहीं, बस किताबी बातें हमें सिखाई जाती है। तो इसलिए इंडस्ट्री का आना तो विशेषकर मीडिया विश्वविद्यालय, मीडिया संस्था के लिए तो बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आज एक पत्रकार को हमने परिसर का जो है, पत्रकार और पत्रकारिता शिक्षक को हमने जो है परिसर का जो है मुखिया बनाया है, प्रभारी बनाया है। उसी से आपको वो महत्व समझ में आएगा कि हमने कितना महत्व दिया है। और विभागों को तभी बांटा जाता है जब उस अनुपात में विद्यार्थी हो। जब विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी, अब परिसर आ गया है, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी, 5 विद्यार्थी हो तो उसके लिए विभाग क्या बनाएंगे। तो जब विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी उसके अनुपात में जो है फिर संकाय भी लिए जाएंगे, जब विभाग भी बनेंगे, वो तैयार होगा। लेकिन अभी जब बहुत कम छात्र हैं, ये आप जैसे मीडिया कर्मियों को इसका प्रचार प्रसार इतना करने की आवश्यकता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या सभी सीटें भरें, तो तब जाकर जो है हम जो है इसके और विस्तार के बारे में सोचेंगे। अभी सिर्फ हम पैसा डालते जा रहे हैं, हमें कोई सरकार से कोई भी अनुदान नहीं मिलता है। हम इसमें इस वक्त ऐसा 60 करोड़ का ये परिसर है, बाकी जितने सैलरी वो ये, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमें सरकार से 1 रुपये अनुदान नहीं मिलता है, और सरकारी सभी सहूलियत हम देते हैं, विद्यार्थियों को भी देते हैं, स्टाफ को भी देते हैं। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक आर्थिक हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। तो हम सब कुछ करेंगे बशर्ते कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़े और ये कैंपस में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आए। सर एक प्रश्न और उठता है कि आप विश्वविद्यालय क्या करता है, सभी विद्यार्थियों के लिए सहयोग, आपने बोला कि कहीं से अनुदान नहीं मिलता है, विश्वविद्यालय अपने खुद से करता है। माखनलाल सर इतनी लोकप्रियता है कि मध्य प्रदेश से ही नहीं अन्य राज्यों से भी बहुत सारे बच्चे, औसतन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर अन्य प्रदेशों के बच्चों का एडमिशन यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो मध्य प्रदेश सरकार या अन्य कोई भी राज्य सरकार हो, तो उस विश्वविद्यालय में अगर किसी तरीके का मध्यम वर्गीय विद्यार्थी हो, आर्थिक कमजोर विद्यार्थी हो, तो उसको तमाम तरह की योजनाओं के माध्यम से उसको लाभ मिलता है। लेकिन जैसे ही वो अन्य राज्य से कोई आता है तो जनरल में चला जाता है, उसको सर सुविधा नहीं मिल पाता है। तो माखनलाल सर ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या किया है जो मध्यम वर्गीय विद्यार्थियों के लिए एक थोड़ा सा सहयोग मिल सके? सर इसके लिए सर आपने कुछ योजना बनाई है? देखिए, वो किसी भी प्रदेश में जो है, जो राज्य सरकार उनके प्रदेश के निवासियों के लिए करता है, वो बाहर के लोगों के लिए नहीं कर सकता है। हम भी एक सरकारी विश्वविद्यालय हैं। तो ये विद्यार्थी आज हमारे ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो मध्य प्रदेश नहीं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि प्रदेशों से आते हैं। तो उनकी जो सरकारों की जो सुविधाएं हैं वो उसके लिए एप्लीकेशन भरना पड़ता है, वो हम उस राज्य सरकार को भेजते हैं, और हमारे कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको उसका लाभ मिल रहा है। तो ये आपको अपने परिसर प्रभारी को संपर्क करना है, और आपके राज्य सरकार का जो पोर्टल है उसमें हम भेज देते हैं। तो आपके राज्य सरकार में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो आपको भी ये सहूलियत मिलेगी। चूँकि पत्रकार जिज्ञासु होता है, और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश, ये जो नाम है, इस नाम में जो एक शॉर्ट फॉर्म है केजी और सुरेश, तो मैं ही नहीं, हर पत्रकारिता का विश्वविद्यालय, चूँकि रीवा का भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने बता चुका है, और उन्होंने गूगल पे भी आपके सर फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इस पे सर मैंने भी आपके अकाउंट को पूरा खंगाला। गूगल पे मैंने केजी सुरेश फुल फॉर्म करके डाला,
सर कहीं नहीं मिला। तो एक छोटा सा एक फनी मोमेंट होगा सर, अपना ये जो नाम है उस नाम में जो केजी है सर, इसका पूरा नाम सर क्या है, इसको बता दें ताकि सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया जान सके कि सर आपका जो नाम है उसका पूरा नाम क्या है। मेरे जो पिताजी जो हैं वो बड़े प्रगतिशील सोच के व्यक्ति थे। उनका ये मानना था कि मेरा बच्चा जो है वो किसी जाति के आधार पर उसकी पहचान नहीं होनी चाहिए, तो उसकी पहचान उसके काम से होनी चाहिए, उसके नाम से नहीं, उसके सरनेम से नहीं होना चाहिए। इसलिए पिताजी के नाम पर तो उनका सरनेम लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने मेरे नाम में कोई सरनेम नहीं दिया। तो के जी जो है उसमें मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कीप गेसिंग, आप गेस करते रहिए। हैं सभी पत्रकार बंधु उलझे रहते हैं, सब लोग गूगल पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे आपका अकाउंट खोल के देखते हैं कि कहीं तो मिल जाए। जैसे छोटे बच्चे जो है वो केजी क्लास में पढ़ते हैं, मैं भी समझता हूँ कि मीडिया के क्षेत्र में मैं अभी भी केजी क्लास में ही पढ़ता हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखने को है अभी भी। इस मुकाम जिसको आप मुकाम कहते हैं वहाँ पहुँचकर भी 35 साल के अनुभव है मेरा, और उसके बावजूद मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को है। तो मैं अपने आप को आज भी एक मीडिया के क्षेत्र में केजी का स्टूडेंट मानता हूँ। लेकिन हाँ, आपकी जो उत्सुकता है वो मैं आमतौर पर बताता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि आप मीडिया के स्टूडेंट हैं तो खोजी पत्रकारिता करिए और पता करिए। लेकिन आप सर एक पत्रकार को ये होता है अंतिम जो उसका कहीं नहीं मिलता तो गूगल पे जाता है। सर आपका गूगल पे भी नहीं है सर, केजी का मतलब कहीं नहीं सर मिला। देखिए मेरा पूरा नाम कुमार गोविंद सुरेश है। के से कुमार है, जी से गोविंद है, और कुमार गोविंद सुरेश है। सर बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर कुमार गोविंद सुरेश। जितने पत्रकार बंधु नहीं जानते थे तो आज से जान जाएं, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति, कुल गुरु वो भी केजी है, कुल गुरु सुरेश। जिस तरीके से माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय पूरे देश दुनिया में अपने नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, इसका पूरा श्रेय आप जैसे कुलपति के आने के बाद करीब अभी 1.5 वर्ष हुए सर के आए हुए, और नवाचार की सीढ़ियां गढ़ दी। माखनलाल चतुर्वेदी में 4 चांद लग गए। आशा करता हूं सर इसी तरीके के नवाचार आप करते रहेंगे, विद्यार्थियों का सहयोग करते रहेंगे। आपसे सर मिल करके बहुत खुश हुई सर, बहुत बहुत धन्यवाद।